चलो देख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स, आपके पास चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है ना, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन it is an arrangement of information in the form of rows and columns. It is an arrangement of information in the form of rows and columns. ये एक अरेंजमेंट है, या इट इज अरेंजमेंट ऑफ इट इज अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से, इट इज अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपको एक सर्टेन इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसको अगर आप रोज और कॉलम्स के हिसाब से अरेंज कर लो तो वो जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कहलाता है आपका मैट्रिक्स। अब दो वर्ड्स होते हैं, मैट्रिक्स और मैट्राइसिस। क्या फर्क है? वही फर्क है जो बॉय और बॉयज में फर्क है। एक होता है तो बॉय बोल देते हैं, बहुत सारे होते हैं तो बॉयज। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स अगर एक है तो मैट्रिक्स, और अगर बहुत सारी है तो मैट्राइसिस। ठीक है। अच्छा जी, अब बेसिकली ये चैप्टर दिया क्यों, मेन मुद्दा ये है कि जब हमारा मतलब ये चैप्टर की नीड ही क्या है। हमारा अच्छा खासा हिसाब किताब चल रहा था, हम मैट्रिक्स से क्यों करें। एक्चुअली मैट्रिक्स से करने की वजह जो है आपके सामने। ठीक है। तो अब मैट्रिक्स की बेसिकली जरूरत क्या पड़ गई, जरूरत पड़ी इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन को नॉर्मली इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली हम इक्वेशंस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को आप इक्वेशंस में कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक बंदा है, वो मार्केट गया, अब उसने मान लो 5 किलो सेब खरीदे, 2 किलो ग्रेप्स खरीदे, 3 किलो कुछ खरीदा और इतने रुपए उसके टोटल लग गए। फिर एक और बंदा गया, उसने ये खरीदा वो खरीदा, फिर उसके इतने लग गए। अब समझ रहे हो, ये एक इंफॉर्मेशन ही तो है। अब इससे फिर आपने बनाई इक्वेशंस। देखो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, मान लो फर्स्ट पर्सन गया, कुछ ग्रेप्स, एप्पल और ऑरेंजेस खरीदे मान लीजिए। अब 3 किलो तो ग्रेप्स खरीदे, 2 किलो एप्पल खरीदे और 5 किलो ऑरेंजेस खरीद लिए फर्स्ट बंदे ने। सेकंड बंदा जो गया, उसने मान लीजिए 1 किलो ग्रेप्स खरीदे, 2 किलो एप्पल खरीदे और 2 किलो ही ऑरेंजेस खरीदे। जो थर्ड बंदा गया, ठीक है, उसने 5 किलो ग्रेप्स खरीदे, 1 किलो एप्पल खरीदे और लगभग 3 किलो ऑरेंजेस खरीदे। अब ये खरीदने में उसने कुछ पैसा भी तो दिया होगा, लगभग मान लीजिए उसके लग गए 1500 रुपए, मान लीजिए जस्ट एस्टिमेट, आजकल बहुत महंगाई है। और ये इसमें मान लीजिए उसको लग गए 1000 रुपए, और ये चीज करने में उसको मान लीजिए लगभग लगभग लग गए 1200। अब ये एक इंफॉर्मेशन है, ये क्या बनाया हम लोगों ने, एक इंफॉर्मेशन। अभी तक ये इंफॉर्मेशन सॉल्व करने का तरीका था आपके पास इक्वेशंस बना के, कि जी एक ग्रेप्स की कॉस्ट मान लीजिए x रुपए अगर रखी है तो 3 किलो की कितनी हो गई, 3x। एक एप्पल की रखी थी y, तो कितनी हो गई आपके पास 2y, और यहां पर हो गया 5z, और कितने रुपए हो गए, 1500 रुपए। ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा वाला जो था ये x, और यहां पर 2y और 2z, कितना हो गया 1000 रुपए। और इसमें था आपके पास 5x प्लस वाई और प्लस 3z इक्वल टू में 1200। तो ये आपके पास क्या है, अब इसी चीज की तो बात कर रहा था मैं, अगर मेरे कंट्रोल में होता मामला तो सब सेट रहता ना। यही प्रॉब्लम होती है, सामने से जब जवाब नहीं आएगा। ठीक है। तो हम लोगों को अब इसमें से अगर मैं आपसे एक्स वाई जेड निकालने को बोलूं तो आप निकाल सकते हैं इसमें से एक्स वाई जेड। कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाओगे, या इसको नहीं तो आप ये सेकंड वाली इक्वेशन उठाओगे और इसमें x को अकेला कर दोगे, और ये वहां जाकर हो जाएगा 1000 माइनस
2y माइनस 2z कर दिया। अब आप इस चीज को उठाकर इसमें प्लेस कर दोगे पहली इक्वेशन में और थर्ड वाली में प्लेस कर दोगे, और ये फिर आपकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये किसकी टर्म्स में आ जाएगी, y और z के टर्म्स, और जो तीसरी वाली है वो भी किसके टर्म्स में आ जाएगी, y और z के टर्म्स में। फिर इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर कर आप y और z निकाल लोगे, यही तो सीखा था 10th क्लास में। तो y z निकल जाएंगे आपके पास, y भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा। फिर आप उस y z को उठाकर इसमें डाल दोगे और आपके पास x भी निकल जाएगा, तो आपके पास कहीं ना कहीं मामला सेट है। तो ये जो डीलिंग थी ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब पहले उसमें से y को पहले x में बनाओ, फिर x को फिर z में बनाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर फलाना टिकना बनेगा, फिर जाके मामला सेट होगा। ये एक तरीका है लेकिन सॉल्व करने का, और पहले ऐसे ही सॉल्व करते थे, लेकिन अब जब से कंप्यूटराइज्ड हुआ मामला तब से इक्वेशंस मैट्रिसेस की फॉर्म में लगने लगी। इक्वेशन सॉल्व करने का मैट्रिक्स एक तरीका है। आप इन इक्वेशन को जो भी आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी उससे आप बनाइए इक्वेशंस, इक्वेशन से वैल्यूज प्लेस करिए मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स को सॉल्व किया जा सकता है, मतलब ये XYZ मैट्रिक्स के थ्रू भी निकल सकते हैं। तो आपको 10th क्लास तक 11th क्लास तक इक्वेशन सिखाई गई, अब 12th क्लास में आपको एक नई दुनिया तुम्हारे सामने दी जा रही है, मैट्रिक्स की ऐसे भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। और बहुत बच्चे देखे मैंने इक्वेशन बनाते हैं और मैट्रिक्स से सॉल्व कर देते हैं XYZ की जगह। ठीक है, वो मैट्रिक्स से सॉल्व कैसे होता है वो आप इस चैप्टर में सीखोगे। तो पहले आपको मैट्रिक्स सिखाया जाएगा, फिर मैट्रिक्स का एडिशन सिखाया जाएगा, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सिखाया जाएगा, मैट्रिक्स का माइनस सिखाया, क्योंकि आप कोई भी नई चीज जब सीखते हैं तो हमेशा हम उसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखते हैं हमेशा उसको। आपने इंटीजर सीखे, आपने ये सीखा कि इंटीजर्स में प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। फिर आपने फ्रैक्शन सीखे, फिर फ्रैक्शंस में आपने बात करी प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर आपने पॉलिनोमियल सीखे, पॉलिनोमियल्स में प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड, सब चीज सीख। अब आप मैट्रिक्स सीख रहे हैं। इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन सीखा, डिफरेंशिएशन प्लस में कैसे बिहेव करता है, माइनस में कैसे करता है, मल्टीप्लाई में कैसे करता है, और डिवाइड में। तो मतलब आप कोई भी नई चीज सीखते हैं तो उस पर ऑपरेशन जरूर सिखाए जाएंगे आपको, कोई भी नई चीज हो। तो मैट्रिक्स एक नई दुनिया है टू सॉल्व द इक्वेशंस, और वो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, इंफॉर्मेशन से। इसीलिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब मैट्रिक्स होती कैसी है, दिखती कैसी है, बनाते कैसे हैं, तो मैट्रिक्स आपकी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट्स का। ठीक है, अब इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये फर्स्ट रो है, तो इसे हम R1, ये सेकंड रो है, लेट इट बी R2, और ये जो है ये थर्ड रो है, इसे हम R3। और इस तरीके से ऊपर से अगर हम बात करें तो ये C1, ये C2 और ये C3, कॉलम्स और रोज। रोज पे ज्यादा फोकस होता है, पहले रोज बोली जाती है फिर कॉलम्स बोले जाते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कॉलम्स रोज कैसे याद रखते हैं। कॉलम्स रोज याद रखने का ये तरीका होता है कि जब कभी घर बनता है तो आपने सुना होगा कॉलम्स खड़े करे जाते हैं। कभी पता नहीं आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना, सुना है कि जब कभी भी वो साइड में जो इस तरीके से ये जो हमेशा जो कभी घर बनता है पिलर्स बनाते हैं, तो पिलर जो है वो कॉलम में होता है, उसको मतलब नॉर्मली जो मिस्त्री बोलता है वो कॉलम बोलता है, जो कॉलम बनाना है। पहले हमें बड़ा दिक्कत है, हम तो पिलर बोलते थे, वो कॉलम बोलते थे, हमें समझ में आ जाए ये बोल क्या रहे हैं। तो कॉलम, इससे आप समझ सकते हो कि कॉलम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और फिर रोज होती है। ठीक है, नॉर्मली ये कंफ्यूजन कहाँ होता है, स्कूलों में होता है। स्कूलों में जो मैडम होती हैं या जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं रो में बैठ जाओ, तो सामने वाले उसको रो बोल देते हैं, जबकि हिसाब से उनको वो क्या बोलना चाहिए, वो कॉलम है। रो तो ऐसे है, आड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा इस मतलब ये देखा है मैंने, बहुत बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि रो कॉलम कहाँ है। तो ऊपर से जो नीचे का मामला है वो कॉलम पे है, और साइडवेज जो है वो रोज होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे रो है कॉलम है। अच्छा, अब इसकी जगह जो नंबर लिखा जाएगा, अब इसमें क्या है ना, हर एड्रेस को एक वेटेज दी गई है, मतलब एड्रेस बुलाने का तरीका है। जैसे मान लो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको A11 बुलाते हैं। यहाँ ये जो 1 1 है ना, ये पहला वाला 1 रो को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा वाला 1 कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो समझिए एलिमेंट्स को आप I J से लिखते हैं, जहां I जो होता है वो आपको रो बता रहा होता है और J जो है वो आपको कॉलम बता रहा होता है। समझ में आया? तो ऐसे ही आपके पास A12 है और A13, ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32 और A3। ठीक है, IJ है आपके पास, समझ में आया? अच्छा, नीचे में मैट्रिक्स के साथ यहां पर ऑर्डर लिखा जाता है। नॉर्मली ये M मल्टीप्लाई बाय N से डिनोट होता है। M पहले है तो ध्यान रखिएगा, M पहले आएगा, N बाद में आएगा। जो M है वो क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ रोज, वो नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है। ठीक है, और जो N है वो क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को, वो आपकी कॉलम्स को इंडिकेट करता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। अब जो मैट्रिक्स है वो अपने अलग अलग सेगमेंट की हो सकती है। जैसे मान लीजिए 2 रो हो और 3 कॉलम हो। जैसे ये R1 है और ये R2। क्या भैया हर बार R1 R2 लिखेंगे? नहीं, अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा लिख रहे हैं, बाद में आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये इस हिसाब से हमारे पास है। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें हम, तो कितना बैठेगा? 2/, ये ऑर्डर है आपका। अच्छा, ऑर्डर जो है वो कभी ना कभी कभी ना कभी मतलब अक्सर अक्सर क्या, हमेशा ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देता है। मतलब अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। जैसे 2 × 3 तो टोटल 6 हो गया, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे। समझ आया? किसी को इश्यू है तो बताइए इसमें। पक्का? ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और हम इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके पास कि जब कभी भी आप यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखेंगे, मतलब 2 मैट्रिक्स का चलो एडिशन देख लेते हैं, क्योंकि इतना कुछ बड़ी बात है नहीं, बाकी हम और देख लेंगे और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। जैसे एक मैट्रिक्स आपके पास किसी ऑर्डर की है, लेट इट बी 2 × 2 की है। ठीक है, एलिमेंट्स हैं 4 3 2 5, और बी एक आपके पास मैट्रिक्स है, वो उसका ऑर्डर है लेट इट बी 2 1 5 6 2 3। ये कितने ऑर्डर की है? 2 × 3 ऑर्डर की। क्या इनका एडिशन पॉसिबल है या नहीं है? हम एडिशन सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमने मैट्रिक्स के बारे में तो जान लिया, अब हम मैट्रिक्स का एडिशन देख रहे हैं। क्या एडिशन पॉसिबल है या नहीं है, आप बताइए। और 2 मैट्रिक्स ऐड होकर क्या देती है, ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं, सिंगल मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगल मैट्रिक्स, हाँ। 2 मैट्रिक्स प्लस होकर हमेशा मैट्रिक्स देती हैं, लेकिन एडिशन एक रूल फॉलो करवाता है मैट्रिक्स में। अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स कभी ऐड नहीं होती। मतलब अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड होना है तो सबसे पहला रूल ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स तो आपने 2/2 की ले ली, एक आपने 2/3 की ले ली और आप बोलो इनको प्लस कर दो, आंसर ऐसा कभी नहीं होगा।
तो ऑब्वियसली बात है, एडिशन के लिए सबसे पहला रूल है कि मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या मैट्राइसेस शुड बी सेम। दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होगा, तभी वो ऐड हो सकती हैं। ये 2/3 की जगह अगर ये भी 2/2 की होती है और ये नहीं होता तो ये ऐड हो जाती। और दो मैट्रिक्स का एडिशन आपको एक और मैट्रिक्स देता है, और वो भी उसी ऑर्डर की जिसकी वो खुद है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स 2/2 की हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो एक ऐसी मैट्रिक्स तैयार होगी जो कि 2/2 की ही होगी। क्लियर? तो दो मैट्रिक्स के एडिशन से क्या बनता है? एक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो मैट्रिक्स का एडिशन भैया करते कैसे हैं? दो मैट्रिक्स का एडिशन के लिए आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं भैया? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कि भाई पहली वाली में जो 1 1 पे चल रहा है तो वो दूसरी वाली में जो 1 1 है वो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। इसी तरीके से 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। फिर इसी तरीके से 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। फिर 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। तो कुछ ऐसा सिस्टम बैठेगा। तो दो मैट्रिक्स का प्लस करने का मतलब ही है कि आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। 4 + 2 6, 3 + 1 4, 2 + 5 7, 5 + 6 11। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होने हैं। मतलब 1 1 वाला 1 1 से, 1 2 वाला 1 2 से, 2 1 वाला 2 1 से, और 2 2 वाला 2 2 से। क्लियर है? ऐसा ही प्लस में होता है और ऐसा ही सब्सट्रैक्शन में भी होता है। सब्सट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब एक और चीज जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, यहाँ पे 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराऊं, स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, मतलब कल को मैं इसी मैट्रिक्स को लिखना चाहूं 5a, तो ऐसा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो बिल्कुल, इसको करने के लिए आपको पूरी ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 5 से। और किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है पूरी मैट्रिक्स को कि हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, एवरी एलिमेंट विल बी गेट मल्टीप्लाइड। मतलब ये बन जाएगा आपके पास 5 10 15 और 20। समझना है? तो आपने दो मैट्रिक्स का प्लस देख लिया, दो मैट्रिक्स का माइनस देख लिया, एक स्केलर क्वांटिटी और एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देख लिया। आइए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और देख लेते हैं फटाफट। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का क्या रूल है? बोलो बोलो। क्या वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बस देखो, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कराने का मतलब है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, मैं आपको सिखा देता हूं दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगे। और ये दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास, मान लीजिए ये जो है ये है A × B ऑर्डर की। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2 × 3, जो भी आपकी चॉइस हो। और ये आपके पास है C × D। तो ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, या दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होती हैं, वो तभी होती हैं। अच्छा यार, ये जो बी है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। जो आगे का ए है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज। अगर जो आगे रखा जा रहा है मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स पीछे रखे जाने वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो ही दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। आगे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स पीछे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तुम्हारे क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, सीरियसनेस दिखाओ।
जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट इट बी, यहाँ पे 2 1 3 1 2 1, यहाँ पे है 2 4 4 2 3 6, कितने ऑर्डर किए भैया? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर किया। ये जो है, चलो इसको बना लेते हैं हम लोग 1 1 1, कितने ऑर्डर किए? 3 क्रॉस 3। तो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है? आंसर है यस, क्योंकि इसका 3 और इसका 3 मैच कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए क्रॉस बी तो चलो पॉसिबल है, क्या बी क्रॉस ए भी पॉसिबल है? बी क्रॉस ए में अब आगे कौन आ गया? बी। बी की बात करें तो 3,3 का मामला है, तो उसका तो पीछे वाला एलिमेंट देखना आपको, और ए जब आगे आएगा तो भाई इसका तो 2 है, तो उसका 3 और इसका 2 मैच नहीं हो रहा। तो ए क्रॉस बी तो पॉसिबल है, लेकिन बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि भैया ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होंगे या पॉसिबल भी होंगे। यहां देख लो, ए इंटू बी पॉसिबल है, बी इंटू ए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा वो। ठीक है, तो ए इंटू बी हम फटाफट कर लेते हैं। ए इंटू बी में आप ऑब्वियस सी बात है, ये लिखोगे इनको 2 1 3 1 2 1, और बी में लिखेंगे आप 2 4 1 4 2 1 और 3 6 1। अब ए इंटू बी का मतलब क्या होता है आपके पास, कि जब आप मल्टीप्लाई करें, पहले तो इसको चेक कर लें दोबारा से, तो 2 क्रॉस 3, और ये कितना है? 3 क्रॉस 3, तो भाई ये इससे मैच कर रहा है। अच्छा, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक मैट्रिक्स ही तैयार होती है, लेकिन किस ऑर्डर की? क्योंकि एडिशन में तो वही ऑर्डर हो जाता है जो चल रहा है, मल्टीप्लाई में कौन सा ऑर्डर चलता है? मल्टीप्लाई में आपका ऑर्डर चलेगा जो बाकी का बच गया ना मामला, जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 3 का बनेगा। किसका बनेगा वो? 2 क्रॉस 3। अब भैया बनेगा तो सही, लेकिन आएगा कैसे? आने का बता देते हैं हिसाब किताब। देखिए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज तो हम चेक कर चुके हैं कि ये 3 और ये 3 इससे मैच करना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अंदर की जो दोनों चीजें हैं वो मैच करनी चाहिए। ठीक है, और जो मैट्रिक्स लास्ट में आएगी वो बाहर वाले ऑर्डर की आएगी। ठीक है, चलिए आइए मल्टीप्लाई सिखा देते हैं कैसे करना है। आपको ये पूरा रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आप भी जानते हैं पहला एलिमेंट होगा 1 1। 1 1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो मतलब पहली वाली का पहला रो और दूसरे वाले का पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरा का पूरा रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो पहला वाला एलिमेंट पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, उनके बीच में प्लस लिखा जाएगा। तो आप ही बताइए, 2 2 जा 1 4 जा और 9। तो ये जो पोजीशन आई है ये ए 1 1 की है, ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम ए 1 2 लिखेंगे ना, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो मतलब आपकी यही पहली वाली रो अब किससे मल्टीप्लाई होने वाली है? सेकंड कॉलम से। आप रैंक को थोड़ा सा गौर करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए 1 2 पे लिखा जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए 1 3 पे लिखा जाएगा, सेकंड रो पहला कॉलम ए 2 1 पे लिखा जाएगा। बच्चे क्या बस रैंडमली लिखते ही चले जाते हैं बिना गौर करे कि किसमें लिखना किसमें, वो गलती होती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 8, 1 प्लस 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 6 18। ये कौन सा जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। थर्ड वाले को देख लेते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट वाला देख रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए कितना हो जाएगा? 2 प्लस 8 प्लस 3, ये लिखा जाएगा 8 2 1 पे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 6, तो ये लिखा जाएगा 8 2 1। सेकंड रो 8 2 2 आएगा, सॉरी
सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर ये वाला लास्ट वाले से कितना हो जाएगा 1 + 2 + 1, तो ये आएगा आपके पास 8 2 3। आइए भाई बनाते हैं, कितना बन जाएगा मामला, कितना हो जाएगा ये 4 + 4 8, 8 + 9 17, सो दिस विल बी 17। ये कितना हो जाएगा आपके पास 28, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, यहाँ पे तो आपको आंसर कितना बन गया ये 2 इंटू में, मैं तो पहले तो आता है आपको 2 इंटू 3 का आएगा, पहले ही पता चल गया था, मैं बाहर वाले देख लेते। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 3 का, समझा। तो आपको 2 मैट्रिक्स का प्लस आ गया, 2 मैट्रिक्स का माइनस आ गया, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी काफी हद तक तो आ ही गया, एक मल्टीप्लाई आप भी कर लीजिए, फटाफट करके दिखा दो। ठीक है, जैसे आपके पास 1 5 6 2 5 7, ठीक है, और 1 2 3, तो यहाँ पे 2 1 5 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने लग रहे हो क्यों, हो जाएगा 1 1 ले लेंगे ना लास्ट में, पागल होगी है? कितने ऑर्डर का है ये, कितने ऑर्डर का है तो उतरा काय लोगे लास्ट 1 1 भाई उतरा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी 3 इंटू 2 ऑर्डर की, बनाओ। ठीक है, आपके पास होमवर्क में जो है एक्सरसाइज 3.2 पहले 3 क्वेश्चन कर लाइएगा, फर्स्ट पूरा, सेकंड और थर्ड पूरे पूरे कलाम मंडे से, कल भी तो आएगा। ठीक है भाई, देखो मैट्रिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं डाल के रखिए, इजी चैप्टर्स हैं, ये हो जाएंगे कवर। ठीक है, जितना मैंने आपको कराया है उसके बेसिस पर ये 3 क्वेश्चंस कर लाइएगा पूरे पूरे, बाकी आपका जो पहली एक्सरसाइज है उसको भी हम देख लेंगे, अगर कुछ रहेगा एक्स्ट्रा कराने के लिए तो करवा भी देंगे। और हम लोग अब फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज 3.1 से ही स्टार्ट करेंगे, आप इसको कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा।